हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अभी अभी नीरा से हॉस्पिटल में मिलके आ रही हूँ। कल रात उसने अपनी बेटी को जन्म दिया है। दूसरी बेटी को दूसरी बेटी, वही नीरा जो आज से 5 साल पहले मुझे ज़िंदगी के बारे में समझा रही थी। उस ज़िंदगी के बारे में जो प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखो भाभी। प्रैक्टिकल लाइफ कॉलेज में पढ़ने वाली आधुनिक नीरा ने जब मुझे इतनी बेबाकी से कहा तो मैं फक रह गई। आज से 5 साल पहले जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया था, तब बिना किसी हिचक के उसने मुझसे पूछा था, भाभी टेस्ट नहीं करवाया था। नहीं रे, मैं बोली, करवा भी लेती तो क्या होता। इसका गला घोटती। मेरे गोद में पड़ी अपनी नवजात बेटी की तरफ इशारा किया। अरे भाभी, आजकल तो सब अपने हाथ में है। विज्ञान इतना आगे हो चुका है कि सब कुछ संभव है। फिर जब 2 बच्चों का जमाना है तो क्यों न एक लड़का और एक लड़की हो। नीरा बड़े बुजुर्गों जैसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मैं निरुत्तर हो रही थी। मैंने सोचा अभी बच्ची है, ये क्या जाने सृजन क्या होता, वो भी मानव सृजन। पर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात कई दिनों तक मेरे दिमाग में घूमती रही। फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। इस दौरान नीरा की भी शादी हो गई। नीरा अपने घर के सामने ही रहती थी और विज्ञान की छात्रा थी। 3 बहनों में वह मंझली थी और भाई सबसे छोटा था। उसकी बड़ी बहन अंजू का विवाह 1 वर्ष पूर्व हो चुका था। विवाह के बाद नीरा अपने ससुराल जयपुर चली गई थी। साल में 1-2 बार आती तो मुझसे मिलकर घंटों अपने ससुराल की बातें करती। मुझे उसकी बेबाक बातों में बहुत रास आता। कभी तो अपने ससुराल की बातें करके चहकने लगती तो कभी रुआसी हो जाती। तब मैं उससे समझाती कि नए घर में सामंजस्य बैठाने में कुछ समय लगता ही है। यूँ निराश मत हुआ कर। तुझ जैसी बोल्ड लड़की अगर यूँ सोचेगी तो कैसे काम चलेगा। मेरे समझाने से वह फिर हिचक उठती और मेरे गले में बाहें डालकर कहती, ओ भाभी, तुम सचमुच मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं भी हंस पड़ती और कहती, तुम भी तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। विवाह के 1 साल बाद नीरा ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। 1.25 महीने बाद वह अपनी बिटिया को लेकर मैके आई तो मैं उसे मिलने गई। बहुत खुश थी वो। माँ का गरिमामय पद पाकर कौन खुश नहीं होता। अब उसकी बातों का दायरा उस नन्ही गुड़िया के इर्द गिर्द सिमट गया था। मैं नीरा के परिवर्तन के स्पष्ट लक्षण देख रही थी। माँ की पदवी पाकर उसका चेहरा भी ओजमयी हो गया था। 2 महीने के प्रवास के दौरान नीरा से कई बार मिलना हुआ। कभी वो अपनी बिटिया को सड़क पर प्रेम से घुमाते हुए मिल जाती तो कभी छोटी सी बात से घबराकर डॉक्टर के पास भागती हुई दिख जाती और कभी अपने पापा के पीछे स्कूटर पर बैठकर बिटिया को कहीं सैर करवाने ले जाती हुई दिख जाती। 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और नीरा के ससुराल जाने का समय आ गया। नीरा ससुराल चली गई। सामने वाले घर से बच्चे की किलकारियों की गूंज नहीं आ रही थी। अब नीरा की एक बहन, भाई और माता पिता ही दिखाई देते। समय अपनी गति से चल रहा था कि अचानक नीरा के परिवार पर दुर्भाग्य की गाज गिर पड़ी। नीरा की बड़ी बहन अंजू के प्रति की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नीरा के बूढ़े माता पिता तो जैसे जड़ हो गए थे। 13वीं के बाद अंजू के माता पिता उसे अपने घर ले आए। ससुराल में अब उसके लिए बच्चा ही क्या था, बाल बच्चे थे नहीं। अंजू इस अप्रत्याशित दुख से टूट गई थी। सामने वाले घर में रहते हुए भी बहुत कम दिखाई देती थी। मैं भी उससे मिलने की कम ही कोशिश करती थी। नीरा भी इस दुख में शामिल होने आई थी, लेकिन कुछ दिन रहकर लौट गई। बाहर के दुख से उसकी हंसी गायब हो गई थी। इस बार उससे खामोश मुलाकात ही हो पाई थी। क्रूर नियति को कोसने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं होते थे और मैं खामोशी नीरा के पास से उठ आया करती। नीरा की बिटिया 1.5 साल की हो गई थी। उसकी ठुमक ठुमक चाल सबको लुभाने वाली थी, परंतु घर में सभी के दिल में दुख इतनी गहराई तक समा गया था कि चेहरे पर खुशी के भाव आ ही नहीं पाते थे। फिर नीरा का मायके आना जाना कुछ कम हो गया। बेटी को स्कूल में डाल दिया, खुद भी किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी। नीरा रूपी पौधा अब ससुराल के आंगन में अपनी जड़ें फैला चुका था। मैं भी अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थी। यूं ही 1 साल बीत गया था। इसी बीच नीरा मैके आई। मिलने पर पता चला कि दूसरे शिशु के आगमन के लिए आई है। अब वह कुछ सामान भी लग रही थी। 20 दिन हो गए थे नीरा को आए। आज सुबह उसकी मम्मी आई थी यह बताने को नीरा को रात में बेटी हुई है। वह कुछ बुझी सी लग रही थी। मैं मन ही मन बुदबुदा उठी, बेटी बेटी हुई है, उसके तो बेटा होना चाहिए था। मेरा मन बोल रहा था, लेकिन मेरे होठ नीरा की मम्मी से पूछ रहे थे, नीरा ठीक है ना, और बिटिया।
हाँ, सब नॉर्मल है। नीरा की माँ ने झट से पीठ कर ली और पीठ दिखाते हुए जाते जाते कहने लगी, नीरा ने कहा था भाभी को ज़रूर बता देना, हॉस्पिटल जाना है, इसलिए अभी जल्दी में हूँ। नीरा की माँ के जाते ही मैंने गेट बंद किया और बरामदे में आकर धम से कुर्सी पे बैठ गई। मेरे मस्तिष्क में नीरा की बातों की फिल्म तेजी से चलने लगी। कितनी बेबाकी से मुझे प्रैक्टिकल लाइफ जीने के बारे में बता गई थी जब मेरी दूसरी बिटिया हुई थी। कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि आजकल तो सब संभव है, सब कुछ हाथ में है, प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखो। और अब खुद के दूसरी बेटी हुई है। मुझे पूरा भरोसा था कि नीरा के दूसरा बच्चा बेटा ही होगा। मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना था, इसलिए उठकर जल्दी से सारा काम निपटाने लगी। सोचा शाम को आते समय नीरा को हॉस्पिटल में मिलती आऊँगी। शाम को लौटते समय नीरा को मिली। रुई सी गुड़िया एक तौलिए में लिपटी उसके बगल में सोई थी। नीरा की आंखें मुदी थीं, पर आहट से उसे मेरे आने का एहसास हो गया था। मैंने प्यारी सी गुड़िया को खूब प्यार किया। नीरा की तबीयत पूछी, पर नीरा को इतनी अच्छी दोस्त मानते हुए भी यह पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि क्या तूने टेस्ट नहीं करवाया था, तूने क्यों नहीं प्रैक्टिकल लाइफ को अपनाया। थोड़ी देर बाद मैंने औपचारिकता पूरी करके कहा, अच्छा चलो नीरा। तो नीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी कुछ पूछोगी नहीं मुझसे। मैंने अनजान बनते हुए कहा, किस बारे में नीरा? आपको मैंने प्रैक्टिकल लाइफ का पाठ पढ़ाया था ना एक बार, तुम भूल गई भाभी क्या? अब तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्यों नहीं जी सकी वो प्रैक्टिकल लाइफ। मैं हैरान थी कि ऐसी बिंदास लड़की भी अपनी कही बात को याद रख सकती है, क्योंकि बेबाक बात कहने वाले अक्सर अपनी बात कहकर भूल जाते हैं। मैंने झिझकते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है नीरा? भाभी, मैंने देख लिया कि इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, हम सब संयोगिक शक्तियों के अधीन हैं। मैं नीरा का चेहरा टकटकी लगा देख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही नीरा है, बेबाक, बिंदास, अल्हड़ मस्त। भाभी, आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने टेस्ट नहीं करवाया? मैंने तो तुमसे कैसे स्पष्ट पूछ लिया था। मैं उसकी बात सुनकर अवाक रह गई, पर फिर भी पूछ नहीं पाई। उसने कहना शुरू किया, भाभी, अंजू के पति की मृत्यु को ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। मौत के दुख से थोड़ा उभरे तो अंजू के गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। तब सब रिश्तेदारों ने उसे गिराने की ही सलाह दी। हालांकि अंजू बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो अपने पति की निशानी को दुनिया में लाना चाहती थी। मैं भी थोड़ा बहन के मामले में भावुक हो गई थी, पर फिर वही सब ने प्रैक्टिकल लाइफ का वास्ता दिया। मैं भी कसम में थी। आखिर मेरे प्रैक्टिकल लाइफ वाले विचार को बल मिला और मैंने अंजू को गर्भ गिराने के लिए मना किया। अपने पति की मौत का दर्द झेल चुकी अंजू को मैंने एक और मौत का दर्द झेल लेते हुए देखा, पर इतनी लंबी पहाड़ सी जिंदगी के लिए यह उचित भी था। मैं अंजू को हर पल हर क्षण यही तर्क देकर समझाती थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी 1 साल भी न बीता था कि मेरे पांव भारी हो गए। मेरे विचारों से मेरे ससुराल वाले और मेरे पति भी परिचित थे, इसलिए मुझ पर टेस्ट करवाने के लिए जोर देने लगे। जबकि मेरे मन में परिवर्तन का अंतद्वंद चल चुका था। मैंने बेमन से टेस्ट करवाया तो भ्रूण लड़की का था। लड़के की अत्यधिक चाह रखने के कारण एक बार तो मुझे धक्का लगा, परंतु मैं बच्चा गिराने के हक में नहीं थी। इधर मेरी सास और पति का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था, जबकि मैं टालने का प्रयास कर रही थी। मैंने बहुत ही दबे स्वर में विरोध किया तो मेरी सास को आश्चर्य भी हुआ। यह बात उन्हें मेरे पुराने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं लगी। फिर मेरी सास, ननद और जेठानी ने मुझे न जाने क्या क्या कहकर समझाया और मैं बेबस होकर उनके साथ नर्सिंग होम आ गई। डॉक्टर ने जरूरी जांच की और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने के लिए मेरे पति को पर्ची थमा दी। इधर नर्स ने मुझे गाउन पहनाकर ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। पर भाभी, मेरा अंतद्वंद जो बेजान सा हो गया था अब हिलोरे लेने लगा। मेरे सामने अंजू के पति की मौत के दृश्य एक एक करके उभरने लगे। बेजान अंजू, अंजू की चीखें और उसके आजन्मे बच्चे की जबरन मौत, अंजू की सिसकियाँ, माँ की आहें, असमय बूढ़ा गए पिता का पथराया चेहरा, भाई की खामोशी, क्या क्या नहीं देखा मैंने। अंजू जो अपने बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी, उसका दर्द मैंने करीब से महसूस किया और अब मैं खुद अपने बच्चे को गिराने जा रही हूँ। अभी तो इतना दुख देख चुकी है, अंजू को टूटते बिखरते देखा है, क्या अभी और कुछ बाकी रहा है जो एक पाप और करने जा रही हूँ भाभी? ऐसा लगा
जैसे मेरे मस्तिष्क पर हथौड़े चल रहे हों। बाहर सास ननद और बड़ी भाभी और पति खड़े होंगे, इसकी कल्पना मैं कर रही थी। नर्स डॉक्टर के आने से पहले की तैयारियां कर रही थी। शायद मेरे पति इंजेक्शन लेकर आए थे। एक क्षण के लिए विचारों का ज्वार तेज हुआ और मैं ऑपरेशन टेबल से उठ खड़ी हुई। नर्स पीछे घूमी तो उसके हाथ में इंजेक्शन था। बोली, अरे खड़ी क्यों हो गई हो? नहीं, मुझे नहीं करवाना, ये सब नहीं करवाना। मैं लगभग चीख पड़ी और ऑपरेशन गाउन पहने हुए ही बाहर निकल आई। बाहर मेरी सास और बड़ी भाभी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने दर्द स्वर में कहा, बस मुझे घर जाना है, यह मेरा अंतिम फैसला है। सब हस्तप्रस्त रह गए, पर मेरे विचारों में दृढ़ता आ चुकी थी। भाभी, जब इंसान अपने विवेक से निर्णय करता है न, तब उसे किसी का डर नहीं होता। मैं मूक बनी उसकी कहानी सुन रही थी। मेरी कलाई पकड़े उसके हाथ में पसीना आ रहा था। फिर उसने मेरे हाथ को झटक कर कहा, भाभी बोलो भाभी, मैंने सही निर्णय लिया ना? बोलो ना। हाँ नीरा, बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैंने कहा। नीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कहा, पगली रोते नहीं, इतने आत्मविश्वास से निर्णय लेने के बाद रोना किस बात का? मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली थी। नहीं भाभी, अब मैंने आपको प्रैक्टिकल बनने की बात कही कर दुख पहुंचाया था ना। अब जान गई हूँ आप कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। हट पगली, ऐसा नहीं सोचते। तूने तो यह निर्णय कर के पूरी नारी जाति का मान बढ़ाया है और मैंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी यानी कहानियों के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।